एक तो हम बात करेंगे व्हाट इज क्यूमुलेटेड पॉलीन और दूसरा हम बात करेंगे शेप्स की, ज्योमेट्री की हम बात करेंगे। आप ध्यान देना, क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर पॉलीइन की बात की जाए तो देखो पॉलीइन में अगर बात करें इन की तो इन विल रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, और पॉलीइन की अगर बात की जाए मतलब मोर देन वन डबल बॉन्ड, तो पॉलीइन की अगर बात की जाए तो पॉलीइन आर दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड्स। अब आप देखो पॉलीइन में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, क्यूमुलेटेड पॉलीन, कॉन्जुगेटेड पॉलीन एंड आइसोलेटेड पॉलीन। ध्यान देना, क्यूमुलेटेड पॉलीन, कॉन्जुगेटेड पॉलीन एंड आइसोलेटेड पॉलीन। मैं आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर करता हूं। क्यूमुलेटेड पॉलीन की अगर बात की जाए तो क्यूमुलेटेड पॉलीन्स आर दोस इन विच डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली प्लेस्ड है तो ऐसी पॉलीन को हम कहेंगे क्यूमुलेटेड पॉलीन। सेकंड हम बात करते हैं इसमें कॉन्जुगेटेड पॉलीन की। कॉन्जुगेटेड पॉलीन की अगर बात की जाए तो दोज पॉलीन्स इन विच डबल बॉन्ड्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली इन कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ पॉलीइन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड पॉलीन। और एक हम थर्ड बात करते हैं आइसोलेटेड पॉलीन। आइसोलेटेड पॉलीन की अगर बात की जाए तो आइसोलेटेड पॉलीन क्या होंगे, दोज पॉलीन्स इन विच डबल बॉन्ड्स आर प्लेस्ड रैंडमली, मतलब वहां पर कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होगा, रैंडमली अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड्स का प्लेसमेंट है तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉलीन। अब मैं यहां पर जिस स्पेसिफिक पॉलीन की बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं क्यूमुलेटेड पॉलीन की। आप ध्यान देना, क्यूमुलेटेड पॉलीन, अब आपको क्लियर होगा कि दैट पॉलीन इन विच डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली प्लेस्ड इन कार्बन चेन। अब यहां पर पहले हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री की, फिर हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की बात करेंगे। अब ध्यान देना, क्यूमुलेटेड पॉलीन में एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह से होगा ये बात एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं यहां पर कंपाउंड ले रहा हूं इन। आप ध्यान दें, यहां पर जो मैंने कंपाउंड लिया है दैट इज द कंपाउंड इन। ध्यान देना, इट्स नॉट क्यूमुलेटेड पॉलीन, इट्स नॉट पॉलीइन इनफैक्ट, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हमारे पास इन है। पहले मैं इस कंपाउंड की ज्योमेट्री डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम इसको रिलेट करेंगे आगे क्यूमुलेटेड पॉलीन से। आप ध्यान दें, इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, मैं इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 कार्बन मार्क कर रहा हूं। दोनों ही कार्बन एटम्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब क्योंकि कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं sp2 कार्बन की अगर बात की जाए, sp2 कार्बन की अगर बात की जाए तो sp2 कार्बन एटम will have 3 sp2 hybridized orbitals and 1 unhybridized p orbital। ये आप सभी जानते हैं कि sp2 कार्बन की अगर बात की जाए तो इसके पास 3 sp2 hybridized orbitals होंगे और एक unhybridized p orbital होगा। और इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात कर सकते हैं 3 sp2 hybridized orbitals of carbon atom will be involved in formation of 3 sigma bonds and its p orbital, जो इसका p orbital होगा that will be involved in formation of pi bond। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जो sp2 कार्बन है इसके 3 sp2 hybridized orbitals होंगे वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, और जो इसका p ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, ये आप सभी जानते हैं। और अगर मैं इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करूं तो कार्बन एटम जो sp2 है इसके जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में अरेंज्ड होंगे 120 डिग्री एंगल पर। ये हमारे पास sp2 कार्बन है जिसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में सेम प्लेन में 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड है। और अगर बात की जाए इसके p ऑर्बिटल की तो जैसे कि आप जानते हैं p ऑर्बिटल कैसे होगा, जिस प्लेन में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग है, बात समझना इसको अच्छे से, जिस प्लेन में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर इसका p ऑर्बिटल होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसके ये तो हो गए sp2 कार्बन sp2 ऑर्बिटल्स जो एक ही प्लेन में, ध्यान देना ये तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल के sp2 ऑर्बिटल्स हो गए जो सेम प्लेन में। और अगर बात की जाए इसके p ऑर्बिटल की तो जिस प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर इसका p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम ध्यान देना, अगर हम इन sp2 ऑर्बिटल्स को xy प्लेन में कंसीडर करते हैं, ध्यान दें इस बात को, अगर हम इन sp2 ऑर्बिटल्स को xy प्लेन में कंसीडर करते हैं तो इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो z एक्सिस पर होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल जिस प्लेन में sp2 ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग हैं उनके परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इन sp2 ऑर्बिटल्स को xy प्लेन में कंसीडर करता हूं तो जो p ऑर्बिटल होगा वो z एक्सिस पर होगा। या फिर अगर आपने sp2 ऑर्बिटल्स को xz प्लेन में कंसीडर किया है तो जो p ऑर्बिटल होगा वो y एक्सिस पर होगा, और अगर आपने sp2 ऑर्बिटल्स को yz प्लेन में कंसीडर किया है तो जो p ऑर्बिटल होगा वो x एक्सिस पर होगा। वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक प्लेन कंसीडर करें और उसके रिस्पेक्ट में फिर आप एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर इस p ऑर्बिटल के होने की बात कर सकते हैं। अब आप देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स होंगे, इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, जैसे अगर मैं C1 कार्बन की बात करूं तो इस C1 कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो तो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। कैसे? 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद क्लोरीन एंड 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद C2 कार्बन एटम। मतलब इस C1 कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक sp2 ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इसका जो एक sp2 ऑर्बिटल होगा वो C2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एंड व्हाट अबाउट इट्स p ऑर्बिटल? जो p ऑर्बिटल होगा वो C2 कार्बन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। और जैसा कि आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए ऑर्बिटल्स की? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स शुड बी हेड ऑन, या आप कह सकते हैं इट शुड बी कोएक्सियल। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो कोएक्सियल होनी चाहिए। और अगर बात की जाए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड बाय साइडवे ओवरलैपिंग। यहां पर हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगा? दोनों कार्बन के p ऑर्बिटल्स, ध्यान देना, दोनों कार्बन एटम्स के जो p ऑर्बिटल्स होंगे, जो पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे इस कार्बन का p ऑर्बिटल और C2 कार्बन का p ऑर्बिटल जो होगा वो भी इस p के पैरेलल होगा, इस p ऑर्बिटल के पैरेलल होगा, और ये दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। तो ये जो p ऑर्बिटल्स हैं वो कोलेटरल ओवरलैपिंग, या आप कह सकते हैं साइडवे ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। और जो C1 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स होंगे उनमें से एक sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक sp2 ऑर्बिटल कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक sp2 ऑर्बिटल C2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो p ऑर्बिटल होगा वो C2 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, जो p ऑर्बिटल इस p के पैरेलल होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की ये रिक्वायरमेंट है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग, और यू कैन से बाय साइडवे ओवरलैपिंग विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो दोनों कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे और तभी ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात कर पाएंगे। तो ये यहां पर कंडीशन है इस कार्बन के 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस कार्बन के अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, और जैसा कि हमने डिस्कस किया दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। अब आप समझ रहे हैं इस बात को। ऐसा अगर हम मान लें कि इस कार्बन का p ऑर्बिटल जो है वो सपोज y एक्सिस पर है, ये p ऑर्बिटल जो है वो सपोज y एक्सिस पर है, देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसे कंपलसरीली y एक्सिस पर कंसीडर करना है। नो, आप चाहें तो उसे x एक्सिस पर कंसीडर कर लें या z एक्सिस पर कंसीडर कर लें, ये आपकी चॉइस है। आप ध्यान देना, मैंने अगर इस कार्बन के p ऑर्बिटल को y एक्सिस पर कंसीडर किया है, समझना इस बात को अच्छे से, इस कार्बन का p ऑर्बिटल हम ऐसा मान लेते हैं कि y एक्सिस पर है, जो कि इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए p ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने C1 कार्बन के p ऑर्बिटल को y एक्सिस पर कंसीडर किया है तो जो C2 कार्बन का p ऑर्बिटल है वो भी y एक्सिस पर होना चाहिए, तो ये p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर होगा। अब दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल्स आप कह सकते हैं कि ये साइडवे ओवरलैपिंग के थ्रू या कह सकते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। तो ये दोनों यहां पर पैरेलल p ऑर्बिटल्स आपस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर इस कार्बन का p ऑर्बिटल हमने y एक्सिस पे कंसीडर किया है, ध्यान देना इस बात को, इस कार्बन का p ऑर्बिटल अगर हमने y एक्सिस पे कंसीडर किया है तो इस कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन से प्लेन में होंगे? xz प्लेन में।
और अगर sp2 ऑर्बिटल्स इस कार्बन के एक z प्लेन में होंगे, इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो अटैच्ड ये एटम्स हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वो किस प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ये यहां पर प्रेजेंट होंगे एक्स जेड प्लेन में। क्योंकि यहां पर हमने p ऑर्बिटल को y एक्सिस पे कंसीडर किया है, तो y एक्सिस अगर हमने p ऑर्बिटल के लिए कंसीडर किया है तो कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स होंगे वो यहां पर एक्स जेड प्लेन में प्रेजेंट होंगे। मैं इस बात को फिर रिपीट कर देता हूं। इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए और ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस पर p ऑर्बिटल है। तो अगर मैंने इस p ऑर्बिटल को y एक्सिस पे कंसीडर किया है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए sp2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से प्लेन में होंगे, p ऑर्बिटल अगर y एक्सिस पर है तो ये ऑर्बिटल्स x z प्लेन में होंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होंगे वो कौन से प्लेन में प्रेजेंट होंगे, x z प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर मैंने इस कार्बन के p ऑर्बिटल को अगर y एक्सिस पर कंसीडर किया है तो जो यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो एक्स जेड प्लेन में होंगी। अब आप ध्यान देना, अगर ये p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को हम तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब ये p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर हो, क्योंकि दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे तभी तो कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर है। और अब आप ध्यान देना, अगर इस कार्बन का p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर है तो फिर तो इस कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स होंगे जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर रहे होंगे वो कौन से प्लेन में होंगे, एक्स जेड प्लेन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन की दोनों यूनिट्स एक्स प्लेन में और इस कार्बन की अगर दोनों यूनिट्स एक्स प्लेन में है, इसका मतलब ऑल दीज 4 यूनिट्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। यहां पर चारों ही यूनिट्स एक ही प्लेन में, इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, सुनिएगा इस बात को, units on these carbon atoms are lying in the same plane। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, तो अब देखो इस मॉलिक्यूल के लिए जैसा हमने डिस्कस किया, इस कार्बन के ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर p ऑर्बिटल है। इसी तरह से C2 कार्बन की अगर बात की जाए तो C2 कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए और ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर इसका p ऑर्बिटल हो गया। अब आप देखो दोनों कार्बन एटम्स में अगर हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, इस कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल होगा वो C2 कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ में कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेगा। तो ये तो दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हुई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सेम एक्सिस पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। अब आप देखो इस कार्बन का p ऑर्बिटल और इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल्स है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये p ऑर्बिटल्स जो पैरेलल हैं वो आपस में साइडवे ओवरलैपिंग के थ्रू या कह सकते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैंने इस कार्बन के p ऑर्बिटल को y एक्सिस पे कंसीडर किया है तो इस कार्बन का p ऑर्बिटल भी मुझे y एक्सिस पर कंसीडर करना होगा, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे तभी तो हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर पाएंगे। और ऐसे में आप देखो अगर इस p ऑर्बिटल को हमने y एक्सिस पे कंसीडर किया है तो ये जो यूनिट्स होंगी यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन वो कौन से प्लेन में होंगी, एक्स जेड प्लेन में। और इसी तरह से इस p ऑर्बिटल को भी अगर हमने y एक्सिस पे कंसीडर किया है तो इसकी जो यूनिट्स होंगी यहाँ पर H और Cl ये भी कौन से प्लेन में होंगी, एक्स जेड। मतलब H, Cl और ये H और Cl these are lying in the same plane, that is XZ plane। तो यहां पर हमने बात की है तो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो यहां पर हमने बात की कि इस मॉलिक्यूल की जो दोनों कार्बन की यूनिट्स हैं H, Cl, H और Cl वो सेम प्लेन में। ये तो मैंने बात की एक कंपाउंड की जिसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये कंपाउंड है हमारे पास ईन। अब जरा आप ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये मॉलिक्यूल फाइनली हमारे पास इस तरह से रहेगा जिसमें
ये H और Cl और ये H और Cl जो है वो सेम प्लेन में है। अगर ये यूनिट्स हमारे पास XZ प्लेन में है तो ये यूनिट्स भी कहां पर है? XZ प्लेन में। ये बात क्लियर है? चलिए अब यहां पर मैं नेक्स्ट कंपाउंड ले रहा हूं क्यूमुलेटेड पॉलीईन। ध्यान देना, क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर बात की जाए कि जैसे यहां पर C1 और C2 कार्बन की यूनिट्स सेम प्लेन में, क्या इस क्यूमुलेटेड पॉलीन में भी C1 और C3 कार्बन की यूनिट्स हैं, क्या वो भी सेम प्लेन में? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आप ध्यान देना, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो जो C1 कार्बन है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। C1 कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। C2 कार्बन की अगर बात की जाए तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और C3 कार्बन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब जैसा कि आप जानते हैं sp2 कार्बन हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। sp कार्बन की अगर बात की जाए तो sp कार्बन हैज टू हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल्स एंड टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो यहां पर कार्बन के पास, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और अगर इस कार्बन की बात की जाए तो ये फिर से sp2 है, तो इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अब आप ध्यान दें, अगर मैं इस sp कार्बन, जो मिडिल कार्बन है C2 कार्बन जिसको हमने कंसीडर किया है, अगर इस sp कार्बन के दो p ऑर्बिटल्स में से एक को y एक्सिस और एक को अगर मैं z एक्सिस पर कंसीडर करता हूं, ध्यान देना मैंने इसमें से एक p ऑर्बिटल को y और एक को z एक्सिस पर कंसीडर किया है। देखो यहां पर मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें इसमें से एक को y और एक को z ही लेना है, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आप इसे yz ले सकते हैं, आप इसे xy ले सकते हैं या फिर आप इसे xz भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक p ऑर्बिटल को y एक्सिस पर और एक p ऑर्बिटल को z एक्सिस पर कंसीडर किया है। और अब आप ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C2 कार्बन एटम, इट्स वन ऑफ द p ऑर्बिटल इज फॉर्मिंग pi bond with C1 कार्बन and its second p orbital is forming pi bond with C3 कार्बन। C2 कार्बन जो है इसका एक pi bond फॉर्मेशन तो C1 के साथ में है और एक pi bond फॉर्मेशन इसका C3 के साथ में है। अब जरा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के दो p ऑर्बिटल्स में से एक p ऑर्बिटल तो C1 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके pi bond फॉर्मेशन करेगा और एक p ऑर्बिटल जो होगा वो C3 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके pi bond फॉर्मेशन करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि pi bond फॉर्मेशन के लिए एडजेसेंट कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, आप जरा सोचिए, अगर मैंने इस कार्बन के दो p ऑर्बिटल्स में से एक को y और एक को अगर z एक्सिस पे कंसीडर किया है, तो क्या आप बता सकते हैं C1 कार्बन का p ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर होना चाहिए? देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक को y और एक को z पर कंसीडर किया है, तो हमारे पास ये चॉइस है कि C1 कार्बन के p ऑर्बिटल को या तो हम y एक्सिस पे कंसीडर करें या फिर हम इसे z एक्सिस पे कंसीडर करें। आप ध्यान देना, चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस पर है और अगर मैंने इस p ऑर्बिटल को y एक्सिस पे कंसीडर किया है तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये p ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे और ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स यहाँ पर pi bond फॉर्मेशन का काम करेंगे। और अब जरा आप देखो, अगर मैंने C2 कार्बन के सेकंड p ऑर्बिटल को z एक्सिस पे कंसीडर किया है, तो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द एक्सिस ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ C3 कार्बन टू फॉर्म pi bond with C2 कार्बन? आप देखो, अगर C2 कार्बन का सेकंड p ऑर्बिटल z एक्सिस पर है तो अब यहां पर हमें कंपल्सरीली इस कार्बन के p ऑर्बिटल को भी z एक्सिस पे कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये अगर pz होगा तभी तो इस पैरेलल pz p ऑर्बिटल के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करके pi bond फॉर्मेशन का काम करेगा। तो यहां पर इस तरह से हम C2 कार्बन के एक p ऑर्बिटल का C1 के साथ और एक p ऑर्बिटल का C3 के साथ साइड में ओवरलैपिंग के थ्रू pi bond फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। और अब जरा ध्यान देना, अगर इस कार्बन का p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो फिर ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो यूनिट्स होंगी x, h और cl वो कौन से प्लेन में होंगी? x, z प्लेन में होंगी। क्योंकि ये p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो डेफिनेटली इस कार्बन की जो यूनिट्स होंगी वो कौन से प्लेन में होंगी? x, z प्लेन में होंगी। और अब आप ध्यान दो, अगर इस कार्बन की p ऑर्बिटल z एक्सिस पर है तो फिर इस कार्बन की जो दो यूनिट्स होंगी वो कौन से प्लेन में होंगी?
एक्स वाई प्लेन में होंगी। इसका मतलब यहां पर अब आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की यूनिट एक्स जेड प्लेन में, जबकि इस कार्बन की यूनिट हमें एक्स वाई प्लेन में मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं नाउ यूनिट्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, इनफैक्ट दीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। आप ध्यान देना, प्रीवियस मॉलिक्यूल से अगर आप इसे रिलेट करेंगे तो प्रीवियस मॉलिक्यूल के दोनों कार्बन की जो यूनिट्स थी वो सेम प्लेन में थी, जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो इन दो कार्बन की जो यूनिट्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं है, दीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। बस यहीं पर मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। इसकी अगर बात की जाए यहां पर जो यूनिट्स हमारे पास है वो परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब ये कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। यहां पर अगर बात की जाए तो आप ध्यान देना, ये सपोज हमारे पास C1 कार्बन है, ये कार्बन हमारे पास C3 है, और मिडिल में आप अज्यूम करें यहां पर C2 कार्बन है। दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3 कार्बन। अब जैसा कि आप देखो यहां पर अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इस कार्बन का अगर पी ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो ध्यान देना C3 कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो y एक्सिस पर नहीं है, वो यहां पर z एक्सिस पर आ रहा है, क्योंकि मिडिल वाले कार्बन के दो पी ऑर्बिटल्स में से हमने एक को py और एक को pz कंसीडर किया है। तो अब आप ध्यान दें, अगर इस कार्बन का पी ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो जो C3 कार्बन का पी ऑर्बिटल है वो y एक्सिस पर ना होकर के इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस पर है। तो ध्यान देना, अगर मैं इस पी ऑर्बिटल को z एक्सिस पर लेता हूं तो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ध्यान दें, मैंने यहां पर इस पी ऑर्बिटल को z एक्सिस पे कंसीडर किया है। अगर ये पी ऑर्बिटल z एक्सिस पर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये पी ऑर्बिटल अगर y एक्सिस पर है, तो यहां पर अब एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब C1 और C3 कार्बन की जो यूनिट्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि अगर ये पी ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वो एग्जैक्ट प्लेन में होंगी, जबकि C3 कार्बन की जो पी ऑर्बिटल है वो अगर z एक्सिस पर है तो इसकी जो यूनिट्स हमें मिलेंगी वो xy प्लेन में मिलेगी। इट मींस नाउ यूनिट्स ऑन C1 एंड C3 कार्बन एटम्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, दीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। जबकि प्रीवियस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस मॉलिक्यूल में C1 कार्बन का जो पी ऑर्बिटल था वो अगर y एक्सिस पर था तो जो C2 कार्बन का पी ऑर्बिटल था वो भी y एक्सिस पर था। अगर ये दोनों ही सेम एक्सिस पर हैं, ध्यान दें, दोनों ही अगर सेम एक्सिस पर हैं, ये अगर py और ये भी अगर py है, दोनों पी ऑर्बिटल्स अगर पैरेलल हैं तो फिर चारों यूनिट्स आपको सेम प्लेन में मिलेगी। जबकि अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात करूं तो अब यहां पर हमने एक कार्बन एक्स्ट्रा लिया है, दो डबल बॉन्ड के साथ में मॉलिक्यूल की बात की है, मतलब अब यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी है। और ये कंडीशन अगर है, और क्योंकि यहां पर C1 कार्बन का पी ऑर्बिटल और C3 कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो सेम एक्सिस पर नहीं है, ये अगर py और ये अगर pz एक्सिस पर है, तो मैं अगर इसे py कंसीडर कर रहा हूं तो C3 को मुझे py नहीं pz कंसीडर करना है। और ध्यान देना, अगर मैं इसे pz कंसीडर करूंगा तो फिर तो इस C3 कार्बन की जो यूनिट्स होंगी वो C1 कार्बन की यूनिट्स के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगी। मतलब यहां पर यह बात क्लियर है कि अब जो यूनिट्स हमारे पास C1 और C3 कार्बन पर है, C1 और C3 कार्बन की जो यूनिट्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं है, दीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। मैं आपको क्लियर करता हूं।
ये मॉलिक्यूल अब हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन। जरा देखो C1 कार्बन की जो यूनिट्स हैं और C3 कार्बन की जो यूनिट्स हैं वो अब सेम प्लेन में नहीं है। अगर ये यूनिट्स हमारे पास XZ प्लेन में है तो ये वाली यूनिट्स जो हमारे पास है वो कैसी हैं, YZ प्लेन में है, XY प्लेन में है। इसका मतलब यूनिट्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, दीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। जबकि अगर मैं प्रीवियस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ध्यान देना, प्रीवियस मॉलिक्यूल हमारे पास ये था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर हम ये देख पा रहे थे कि इस मॉलिक्यूल की जो यूनिट्स थी वो हमारे पास सेम प्लेन में थी। तो ये इन दोनों मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा। इसमें अगर बात की जाए तो ऑल द 4 यूनिट्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, व्हाइल इन द सेकंड मॉलिक्यूल द यूनिट्स आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, दीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। ये मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। अब जरा देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, सुनिएगा इस बात को, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो इस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम इस H और Cl को बोर्ड के प्लेन में कंसीडर करें, ध्यान देना, इन दोनों यूनिट्स को अगर हम बोर्ड के प्लेन में कंसीडर करते हैं तो ध्यान देना, जो यूनिट्स हम प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं उनको तो हम शो करेंगे कंटिन्यूअस लाइन पर। जबकि इस कार्बन की अगर मैं 2 यूनिट्स की बात करूं तो अगर हमने इन दोनों यूनिट्स को सेम प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में कंसीडर किया है तो ये यूनिट्स आप ध्यान देना बोर्ड के प्लेन में नहीं है। वन इज, अगर इन यूनिट्स को आपने बोर्ड के प्लेन में कंसीडर किया है तो दीज यूनिट्स आर नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, वन इज आउटसाइड द प्लेन एंड अदर इज इनसाइड द प्लेन। और अगर एक यूनिट प्लेन से आउटसाइड और एक यूनिट अगर प्लेन के इनसाइड पॉइंट कर रही है तो जो यूनिट प्लेन से आउटसाइड पॉइंट करेगी उसे तो हम शो करेंगे वेज से, और जो यूनिट प्लेन के इनसाइड पॉइंट कर रही है उसे हम शो करेंगे डैश पर। इसका मतलब ये हुआ कि इस H और Cl में से कोई भी एक यूनिट आउटसाइड द प्लेन और कोई एक यूनिट इनसाइड द प्लेन है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से H आउटसाइड है या Cl आउटसाइड है। अभी मैं यहां पर अपने हिसाब से कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज Cl इज आउटसाइड द प्लेन एंड H इज इनसाइड द प्लेन, या आप H को आउटसाइड और Cl को इनसाइड मान लें। इसका मतलब ये एकदम क्लियर है कि अगर इस मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए तो इसका H और Cl अगर बोर्ड के प्लेन में तो ये H और Cl बोर्ड के प्लेन में नहीं है, यहां पर H और Cl में से एक आउटसाइड और एक इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं यूनिट्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये बात क्लियर है। अब जरा आप ध्यान देना, अब मैं यहां पर बात करता हूं उसमें नेक्स्ट क्यूमुलेटेड पॉलीन मॉलिक्यूल की। और अब मैं इस क्यूमुलेटेड पॉलीन मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक डबल बॉन्ड इसमें और इंक्रीज कर दिया है, और यहां पर अगर हम बात करें यूनिट्स आर अगेन H एंड Cl। एंड यूनिट्स आर H एंड Cl। अब जरा ध्यान दो, यहां पर अगर बात की जाए तो दिस इज C1, C2, C3 एंड C4। ये कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ध्यान देना, sp2 कार्बन की अगर बात की जाए तो इट विल हैव 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, sp कार्बन एटम्स विल हैव 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, एंड दिस sp2 कार्बन अगेन इट विल हैव 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और ध्यान दें, ऐसा मान लेते हैं सपोज C2 और C3 कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक p ऑर्बिटल y और एक z एक्सिस पर है। इसी तरह से C3 कार्बन का जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक y और एक z एक्सिस पर है। मैंने यहां पर आप ध्यान देना, C2 और C3 कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं इसे अगर मैंने py और pz कंसीडर किया है तो इसे भी मैंने py और pz कंसीडर किया है, क्योंकि एक कॉमन एक्सिस तो हमें छोड़नी होगी किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो भी तो कोएक्सियल फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है वो x एक्सिस पर हो रहा है। तो x एक्सिस को तो हमने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंसीडर कर लिया है। तो इस कार्बन के p ऑर्बिटल्स हमने yz पर लिए
और इस कार्बन के p ऑर्बिटल्स भी हमने YZ पर लिए। अब जरा आप देखो C2 कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, इनमें से एक p ऑर्बिटल तो C1 के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और एक p ऑर्बिटल C3 के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इसी तरह से C3 का एक p ऑर्बिटल तो C2 के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और एक p ऑर्बिटल C4 के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो आप ध्यान देना, ऐसा अगर मान लिया जाए कि C2 और C3 के जो pz p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो फिर तो आप देखो C2 कार्बन का अब जो रिमेनिंग py ऑर्बिटल होगा वो C1 कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे में आप सोचिए, अगर C2 कार्बन का p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो C1 कार्बन का p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, तभी तो हम इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर C3 कार्बन का p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर है तो फिर C4 कार्बन का p ऑर्बिटल भी हमें y एक्सिस पर कंसीडर करना होगा, और इस तरह से दोनों p ऑर्बिटल्स पैरेलल p ऑर्बिटल्स आपस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करके यहां पर C3 C4 में हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर C1 कार्बन का p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है तो फिर तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वो x z प्लेन में होंगी, और इसी तरह से C4 कार्बन का अगर p ऑर्बिटल भी y एक्सिस पर है तो फिर तो ये यूनिट्स भी x z प्लेन में होंगी। इसका मतलब आप ध्यान देना, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के सिमिलर यहां भी C1 और C4 कार्बन की जो यूनिट्स हैं वो फिर से सेम प्लेन में। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यूनिट्स n सेम प्लेन। तो जरा ध्यान देना, ये हमारे पास क्यूमुलेटेड पॉलीन है और ये भी हमारे पास क्यूमुलेटेड पॉलीन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इस क्यूमुलेटेड पॉलीन में यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में, जबकि यहां पर क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर बात की जाए तो यूनिट्स आर इन सेम प्लेन। जरा आप देखो किस तरह से, ये हमारे पास यहां पर क्यूमुलेटेड पॉलीन का ये वाला केस है, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 4 कार्बन एटम्स मैंने लिए हैं, और C1 और C4 कार्बन की यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। यहां पर आपके पास फिर से यूनिट्स सेम प्लेन में, जबकि प्रीवियस क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स हमारे पास सेम प्लेन में नहीं थी, वहां पर यूनिट्स कैसी थी, परपेंडिकुलर प्लेन में थी। इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर मैं इस क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात करता हूं और इसके अगर मैं एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ध्यान देना, अगर यहां पर इस H और Cl को बोर्ड के प्लेन में कंसीडर किया जाए, और जैसा कि हम जानते हैं कि 3D रिप्रेजेंटेशन में जिन यूनिट्स को हम प्लेन में कंसीडर करते हैं उनको हम कंटीन्यूअस लाइन पर शो करते हैं, तो अगर मैंने इस H और Cl को बोर्ड के प्लेन में कंसीडर किया है तो फिर इस कार्बन की यूनिट्स भी सेम प्लेन में, मतलब बोर्ड के प्लेन में रहेंगी, मतलब ये भी कंटीन्यूअस लाइन पर आएंगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑल दीज 4 यूनिट्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अगर इन चारों यूनिट्स की बात की जाए, मैंने अगर इन दो यूनिट्स को बोर्ड के प्लेन में कंसीडर किया है तो ये दो यूनिट्स भी बोर्ड के प्लेन में, इस तरह से दीज आर लाइंग इन द सेम प्लेन। जबकि यहां पर हमने डिस्कस किया कि ये दो यूनिट्स अगर बोर्ड के प्लेन में, तो ये यूनिट्स बोर्ड के प्लेन में नहीं है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड है, मतलब एक वेज पर और एक डैश पर है। तो अब जरा आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्यूमुलेटेड पॉलीन में दो तरह की कंडीशन आ रही है। In case of cumulated Pauling, the units on terminal carbon atoms may be in perpendicular plane and may be in the same plane. जरा ध्यान देना, जब मैंने यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स की कंडीशन ली है तो यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में, 3 डबल बॉन्ड्स की कंडीशन, जब एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर इंक्रीज किया तो यूनिट्स मुझे सेम प्लेन में मिली। अगर आप यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और इंक्रीज करते हुए 4 डबल बॉन्ड्स के साथ में क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात करें तो वहां पर फिर से आपको यूनिट्स परपेंडिकुलर मिलेगी। फिर आप उसमें अगर डबल बॉन्ड बढ़ा दें तो फिर यूनिट्स आपको सेम प्लेन में मिलेगी। मतलब यहां पर हमारे पास केस जो होते हैं वो ऑल्टरनेट केस होते हैं। आप ध्यान देना, ऑल्टरनेट केस हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे। जैसा कि इस क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं और इस केस में हमें यूनिट्स जो मिली वो परपेंडिकुलर प्लेन में मिली। जब आपने क्यूमुलेटेड पॉलीन 3 डबल बॉन्ड्स वाली कंडीशन ली है
तो उस केस में यूनिट्स हमारे पास फिर से सेम प्लेन में। अगर आप 4 डबल बॉन्ड्स के साथ में क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात करोगे तो फिर से यूनिट्स आपको परपेंडिकुलर मिलेंगी। 5 डबल बॉन्ड्स की बात करोगे तो फिर से सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के केस होंगे, यूनिट्स इन परपेंडिकुलर प्लेन सेम प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन सेम प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन सेम प्लेन। इसका मतलब अगर हम क्यूमुलेटेड पॉलीन को ज्योमेट्री के बेसिस पर कैटेगराइज करना चाहें तो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीन्स, दोज पॉलीन्स in which units are in same plane and those polyns in which units are in perpendicular plane। और अगर आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के बेसिस पर आप ध्यान दें तो ध्यान देना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के बेसिस पर जिन क्यूमुलेटेड पॉलीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2, 4, 6, 8 है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, वहां पर हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में। लेकिन अगर आप उन क्यूमुलेटेड पॉलीन्स की बात करें जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 3 जैसा कि ये कंडीशन है, या नेक्स्ट अगर हम बात करें 5, 7, 9 मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, वहां पर हम बात कर सकते हैं कि यूनिट्स जो होंगी वो सेम प्लेन में होंगी। इसका मतलब ये हुआ क्यूमुलेटेड पॉलीन्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। यूनिट्स इन परपेंडिकुलर प्लेन एंड यूनिट्स इन सेम प्लेन। आप ध्यान देना, और ये भी अभी हमने डिस्कस किया। जैसे कि आप देखो यहां पर हमने बात की कि अगर हम उन क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात की जाए जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2, 4, 6 एंड 8 हो, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर यूनिट्स हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। मतलब ये हम बात कर सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन नंबर। और अगर आपके पास कंडीशन है when number of double bond is odd number, जैसा कि ये वाला केस हमारे पास है 3 डबल बॉन्ड्स, 5 डबल बॉन्ड्स, 7 डबल बॉन्ड्स, 9 डबल बॉन्ड्स वाले अगर आप क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात करें, मतलब अगर आप ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्यूमुलेटेड पॉलीन में यूनिट्स जो होंगी टर्मिनल कार्बन एटम्स पर वो सेम प्लेन में होंगी। मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ क्यूमुलेटेड पॉलीन इज हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स दैट इज इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर इस कार्बन की यूनिट्स बोर्ड के प्लेन में, तो इस कार्बन की यूनिट्स में एक यूनिट आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मतलब वेज और एक यूनिट इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मतलब डैश पर होगी। और ऐसा मान लेते हैं कि सपोज क्लोरीन वेज पर और हाइड्रोजन डैश पर है। जबकि इस केस में अगर बात की जाए तो अगर आप एक ऐसी क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात करें जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, और यहां पर अगर हम बात करें कि इस कार्बन की यूनिट्स अगर बोर्ड के प्लेन में, तो सेम प्लेन के बेसिस पर हम बात करेंगे कि ये वाली यूनिट्स भी बोर्ड के प्लेन में होंगी। तो ये दो तरह के केसेस हमें मिलते हैं क्यूमुलेटेड पॉलीन के लिए। तो मैंने आपको आज ये एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज क्यूमुलेटेड पॉलीन एंड ज्योमेट्री ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीन। वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीन्स, दोज क्यूमुलेटेड पॉलीन्स इन विच यूनिट्स आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन एंड दोज क्यूमुलेटेड पॉलीन्स इन विच units are lying in same plane. It will depend on number of double bonds in accumulated polyene. When number of double bonds is even number, the units will be in perpendicular plane like this accumulated polyene, and when number of double bonds is odd number, the units will be in the same plane like this accumulated polyene. Accumulated polyene की हमने कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। क्यूमुलेटेड पॉलीन की ज्योमेट्री क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटेड पॉलीन में दो तरह की ज्योमेट्री हमें मिलती है और वो डिपेंड करता है क्यूमुलेटेड पॉलीन में कार्बन चेन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पर। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन नंबर है तो उस केस में हमने डिस्कस किया कि यूनिट्स ऑन इट्स टर्मिनल कार्बन एटम्स विल बी परपेंडिकुलर प्लेन। ये बात क्लियर हो रही ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया। देखो इसमें
व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन नंबर। तो इस केस में हमने डिस्कस किया कि यूनिट्स ऑन इट्स टर्मिनल कार्बन एटम्स विल बी परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब आप ऐसा समझ लें कि अगर इस कार्बन की यूनिट्स मान लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स H और Cl है, और ये अगर बोर्ड के प्लेन में, तो इस टर्मिनल पर जो यूनिट्स होंगी वो बोर्ड के प्लेन में ना होकर के कैसे होंगी, परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। मतलब वन यूनिट विल बी आउटसाइड ऑन वेज एंड अदर यूनिट विल बी इनसाइड ऑन डैश। चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन इज ऑन वेज एंड हाइड्रोजन इज ऑन डैश। ये तो बात होगी देखो उस कंडीशन की जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन नंबर है। और एक केस हमने डिस्कस किया इस केस में, व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज ऑड नंबर, इन दैट केस यूनिट्स ऑन इट्स टर्मिनल कार्बन एटम्स विल बी इन द सेम प्लेन। तो ये दो तरह की ज्योमेट्री हमने डिस्कस की है, यूनिट्स इन परपेंडिकुलर प्लेन एंड यूनिट्स इन सेम प्लेन। ये बात क्लियर हो रही है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स। क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से हमने दो रिक्वायरमेंट्स की बात की है। एक तो हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड व्हाट इज सिस्टम? It is simply a set of two atoms where rotation of one atom with respect to second atom should be restricted. तो एक तो हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब सेलेक्टेड एटम्स पर जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है। बस अगर हमें एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां पर टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, और उस सिस्टम के अबाउट अगर हम मोर देन वन अरेंजमेंट्स की बात कर पाए तो द पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यही कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसी कंसेप्ट को हमने हर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के लिए अप्लाई किया है। तो बस इसी कंसेप्ट को यहाँ भी अप्लाई करते हैं। ध्यान देना, पहले इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। देखो इस केस में अगर बात की जाए तो अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, तो वो तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। कैसे, आप ध्यान देना, अगर हम इसमें C1 कार्बन एंड C3 कार्बन को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान देना C1 एंड C3 कार्बन को अगर सिलेक्ट किया जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, C1 एंड C3 कार्बन, इट इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या हम C1 C3 एटम्स का जो सेट है, क्या हम इसे एक सिस्टम के फॉर्म में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें GI के लिए रिक्वायर्ड होता है? यस डेफिनेटली, क्योंकि देखो हमें तो एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो आप ध्यान देना, C1 C2 is a set of two atoms. C1 C2 is a set of two atoms where rotation of one atom with respect to second atom is restricted. तो हम कह सकते हैं yes, system is present in the compound where rotation is restricted. Second requirement क्या है? System के दोनों terminals पर units individually different होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर C1 एंड C3 दोनों टर्मिनल्स पर अगर आप ध्यान दें तो यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट है। यहाँ पर यूनिट्स H और Cl है, यहाँ पर भी यूनिट्स H और Cl है, तो यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट है। बस अगर हमारी ये दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है तो हमें क्या करना है, इस सिस्टम के अबाउट हमें ऐसे दो अरेंजमेंट्स सजेस्ट करने हैं जिनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशन दे पाएं, और उन डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए इस सिस्टम के अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए हम बात करते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि यूनिट्स का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए, या फिर जो बेस्ट टेक्निक हमने डिस्कस की है एरियल डिस्टेंस। अगर हम इस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स के ऐसे दो डिफरेंट अरेंजमेंट की बात कर पाए जहां पर यूनिट्स के बीच में एरियल डिस्टेंसेस में डिफरेंस हो, तो द पॉसिबल अरेंजमेंट्स विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही है, तो ध्यान देना। देखो अब यहां पर ऐसा करते हैं, दिस इज सपोज वन ऑफ द अरेंजमेंट। तो अब मुझे क्या करना है, इस सिस्टम के अबाउट अब सेकेंड अरेंजमेंट वो सजेस्ट करना है जहां पर यूनिट्स में एरियल डिस्टेंस में मुझे डिफरेंस मिल जाए। चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं यहां पर C1 टर्मिनल पर मैंने यूनिट सपोज मैंने Cl सेलेक्ट किया है, और C3 टर्मिनल पर मैंने यूनिट Cl सेलेक्ट किया है, और इन दोनों Cl में मान लेते हैं इन दोनों Cl में अभी एरियल डिस्टेंस L1 है। अब मुझे इस सिस्टम के अबाउट एक ऐसा अरेंजमेंट सजेस्ट करना है जहां पर मुझे इन यूनिट्स में एरियल डिस्टेंस
डिफरेंट मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ऐसा करते हैं, अब यहां पर सेकेंड अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सपोज ये यूनिट्स तो सेम कंडीशन पर हैं, H ऑन डैश एंड Cl ऑन वेज, राइट। और मान लेते हैं कि यहां पर ये H और Cl जो है वो हमें इस तरह से अरेंजमेंट में मिल रही है। मान लेते हैं यहां पर H और Cl का अरेंजमेंट इस तरह से है। और अब आप ध्यान देना, अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि नाउ द एरियल डिस्टेंस बिटवीन यूनिट्स अबाउट द सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम के अबाउट हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों Cl के बीच में एरियल डिस्टेंस यहाँ पर L1 कंसिडर की है। और मान लेते हैं ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 है, तो व्हाट अबाउट L1 L2, इक्वल और नॉट इक्वल? क्या लगता है आपको यहां पर इन एरियल डिस्टेंसेस को अगर हम कंपेयर करें तो L1 L2 एरियल डिस्टेंसेस इक्वल होंगी या नॉट इक्वल वाली कंडीशन में? आंसर है दीज एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल। ध्यान देना, यहां पर अगर आप L1 L2 की बात करें तो L1 एंड L2 आर इक्वल एरियल डिस्टेंसेस। बहुत अच्छे से समझना। देखो बोर्ड पर या ऑन द पेपर जब आप इस कंपाउंड को बनाएंगे, तो ऑन द पेपर जब आप इन कंपाउंड्स को बनाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर ये एरियल डिस्टेंस और ये एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल में अगर बात की जाए तो दीज एरियल डिस्टेंसेस आर नॉट अनइक्वल, दीज आर एक्चुअली इक्वल एरियल डिस्टेंसेस। कैसे? आप देखो, आप ध्यान देना, यहां पर हमने कहा कि ये H और Cl हमने कंसिडर किया बोर्ड के प्लेन में, तो क्या ये H और Cl भी बोर्ड के प्लेन में? नो। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इस केस में यूनिट्स हमें कैसे मिलती हैं? परपेंडिकुलर मिलती है। इस केस में यूनिट्स हमें कैसे मिलती हैं? परपेंडिकुलर प्लेन में मिलती है। मतलब ये H और Cl बोर्ड के प्लेन में नहीं है, इनमें से Cl को हमने आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ऑन वेज और H को इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड डैश पर कंसिडर किया है। ऐसे में आप सोचिए, अगर ये Cl वेज पर हमने कंसिडर किया है, मतलब ये Cl इस तरह से आउटसाइड द प्लेन, ऐसे में आप सोचिए जिसे हमने एरियल डिस्टेंस L1 का है, क्या आपको एक्चुअल 3D अरेंजमेंट में क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये एरियल डिस्टेंस L1 एग्जैक्टली है कौन सी? आप ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं, ये Cl अगर वेज पर है तो जो एरियल डिस्टेंस L1 है वो एक्चुअली ये एरियल डिस्टेंस L1 है। क्या बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में ये एरियल डिस्टेंस L1 है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ये एरियल डिस्टेंस L1 है और सेकेंड कंपाउंड में हमने कहा कि अब ये Cl यहां ना होकर के यहां पर है, तो फिर ये एरियल डिस्टेंस जो है वो L2 है। तो एक बात सोचिए, अगर इस मॉलिक्यूल में आपने Cl यहां कंसीडर किया है और इस Cl से अगर इसकी एरियल डिस्टेंस L1 है और Cl को अगर आप यहां कंसीडर कर रहे हैं सेकंड मॉलिक्यूल में, तो ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस L2 एंड दिस L1, ये एरियल डिस्टेंस तो इक्वल होंगी ना। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दीज एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल। समझना ऐसे। जैसे ये यहां पर कंडीशन है, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो Cl ऑन वेज आउटसाइड द प्लेन एंड H ऑन डैश इनसाइड द प्लेन, राइट। और यहां पर मैंने ये Cl शो किया है। अब आप देखो, फर्स्ट केस में जो हम एरियल डिस्टेंस L1 होने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में एरियल डिस्टेंस L1 हमने ली है। और सेकेंड कंपाउंड में हमने कहा कि ये Cl यहां पर ना होकर के कहां पर है? इस साइड में। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल में Cl यहां पर है, सेकंड मॉलिक्यूल में Cl यहां पर है, तो इस क्लोरीन से आप ये एरियल डिस्टेंस और इस एरियल डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो ये एरियल डिस्टेंस तो आपको इक्वल मिलेंगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप इसको ऐसे समझें, अगर हमने ये कंडीशन ली है, इन वन केस दिस इज द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ टू क्लोरीन्स, और अगर हमने एक क्लोरीन को वेज पर कंसिडर किया और दूसरा क्लोरीन इस प्लेन में, राइट। अब आप देखो, अगर ये एरियल डिस्टेंस L1 है, तो ऐसे में आप सोचिए, अगर इस क्लोरीन को सेकेंड मॉलिक्यूल में इस साइड कंसिडर ना करके अगर हम इस साइड कंसिडर कर रहे हैं, तो आप इस साइड से, इससे यहां से आए और इससे यहां जाएं, इस क्लोरीन से आप इस साइड आए या इस साइड आए, ये एरियल डिस्टेंस आपको
सेम मिलेगी। आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर ये क्लोरीन वेज पर है और एक मॉलिक्यूल में ये क्लोरीन इस साइड और दूसरे मॉलिक्यूल में अगर ये क्लोरीन इस साइड हो, तो आप यहां से एरियल डिस्टेंस अगर ये L1 ले रहे हैं और ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 ले रहे हैं, तो दिस L2 एंड दिस L1, दीज एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो यहां पर तो हम ये देख पा रहे हैं कि एरियल डिस्टेंसेस सेम है। और आप याद करें, अगर एरियल डिस्टेंसेस सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एरियल डिस्टेंसेस बिटवीन यूनिट्स प्रेजेंट ऑन टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड बी डिफरेंट। और वो अगर यहाँ पर डिफरेंट नहीं है तो हम इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन में कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये क्लोरीन तो बोर्ड के प्लेन में, लेकिन ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये आउटसाइड या इनसाइड है। अगर हमने इसको वेज पर कंसिडर किया है तो मतलब ये आउटसाइड है। अब ऐसे में आप सोचिए, इस मॉलिक्यूल में ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एरियल डिस्टेंस अगर L1 है और सेकंड मॉलिक्यूल में इस क्लोरीन को मैंने यहां पर लिया है और ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 है, तो L2 एंड L1 आर इक्वल। और अगर ये इक्वल है तो फिर इनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का रिलेशन नहीं दे पाएंगे। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं, सेकंड ज्योमेट्री की, जहां पर हमने कहा कि व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज ऑड नंबर, इन दैट केस यूनिट्स ऑन टर्मिनल्स विल बी इन द सेम प्लेन। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स इन सेम प्लेन। यहां पर यूनिट्स आर इन सेम प्लेन। अब ऐसे में आप देखो, अगर यहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए सिस्टम सिलेक्शन की बात करें तो ध्यान देना, C1 एंड C4 हम कह सकते हैं इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर हम C1 C4 ये सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इस सिस्टम में C1 कार्बन का C4 कार्बन के अबाउट या C4 कार्बन का C1 कार्बन के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। और सेकंड रिक्वायरमेंट जो कहते हैं, सेलेक्टेड सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब सेलेक्टेड एटम्स पर जहां पर हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर रहे हैं, वहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। तो आप देखो यहां पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो मतलब दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। बस अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हमें क्या करना है, इस सिस्टम के अबाउट ऐसे दो अरेंजमेंट सजेस्ट करने हैं जहां पर यूनिट्स में एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस हो। चलिए ध्यान देना, मान लेते हैं अभी इन दोनों क्लोरीन्स में एरियल डिस्टेंस L1 है। इन दोनों क्लोरीन्स में सपोज एरियल डिस्टेंस अगर L1 है, और अब मैं इस सिस्टम के अबाउट एक सेकंड अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, और वो सेकंड अरेंजमेंट कैसा है देखो। ये हमारे पास सेकंड अरेंजमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं, तो ध्यान देना, सिस्टम के C1 टर्मिनल पर तो यूनिट्स का अरेंजमेंट मैंने सेम लिया है, लेकिन C4 टर्मिनल पर अब मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि ये क्लोरीन यहां पर ना होकर के यहां पर है। मतलब इन यूनिट्स को मैंने इंटरचेंज्ड कंडीशन में यहां पर सेकंड मॉलिक्यूल में कंसीडर किया है। और अब आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि यहां पर दोनों क्लोरीन्स के बीच में एरियल डिस्टेंस L2 है, तो आप बता सकते हैं द एरियल डिस्टेंस L1 एंड L2 इक्वल और नॉट इक्वल? आंसर है नाउ द एरियल डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल। इस केस में अगर बात की जाए तो L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल एरियल डिस्टेंसेस। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि इस बार आप ध्यान देना, ये H और Cl अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ये H और Cl भी बोर्ड के प्लेन में है। दोनों ही टर्मिनल की यूनिट्स अब इस बार सेम प्लेन में है। ऐसे में आप सोचिए, अगर ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में है और ये क्लोरीन भी बोर्ड के प्लेन में है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि दोनों क्लोरीन्स, ध्यान देना, अगर ये दोनों क्लोरीन्स बोर्ड के प्लेन में, इस तरह से दोनों क्लोरीन्स अगर बोर्ड के प्लेन में और इनके बीच में अगर एरियल डिस्टेंस L1 है, तो सेकेंड कंपाउंड में हम बात करें कि अब ये क्लोरीन यहां पर सेम साइड ना होकर के अक्रॉस है, और अगर अक्रॉस है तो ये एरियल डिस्टेंस L2 होगी। एंड नाउ एरियल डिस्टेंस L2 एंड L1 आर नॉट इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? इस बार आप देखो, हमने जो कंडीशन ली है वो कंडीशन कैसी ली है, तो यहां पर इस बार हम बात कर रहे हैं कि ये क्लोरीन अगर बोर्ड के प्लेन में है तो दूसरे टर्मिनल पर भी क्लोरीन जो है वो बोर्ड के प्लेन में है। इस बार दोनों ही क्लोरीन्स बोर्ड के प्लेन में, और अगर ये फर्स्ट कंडीशन है
जिसमें एरियल डिस्टेंस हमने कहा ये L1 है, तो सेकेंड कंपाउंड में हम कह रहे हैं कि ये क्लोरीन अब यहां पर ना होकर के कहां पर है, यहां पर है, और अगर यहां पर है तो फिर ये एरियल डिस्टेंस L2 होगी, एंड दिस एरियल डिस्टेंस L2 एंड दिस एरियल डिस्टेंस L1 विल बी डिफरेंट। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि एरियल डिस्टेंसेस में डिफरेंस है, तो नाउ दीज अरेंजमेंट्स विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और प्रीवियस केस में एरियल डिस्टेंस हमें सेम क्यों मिल रही थी, क्योंकि प्रीवियस केस में हम बात कर रहे थे कि दोनों क्लोरीन यहां पर सेम प्लेन में नहीं थे। अगर ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में था तो ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में नहीं, आउटसाइड या इनसाइड था, और अगर मान लेते हैं ये आउटसाइड था तो उस केस में हमने कहा भी उस कंडीशन में एरियल डिस्टेंस L1 ये थी, और ऐसे में हमने कहा कि अगर ये क्लोरीन यहां पर ना होकर के यहां पर हुआ तो जरा आप सोचिए, इससे आप इस साइड आए या इस साइड जाएं, ये एरियल डिस्टेंस आपको इक्वल मिलेगी। इसलिए हमने कहा कि यहां पर एरियल डिस्टेंसेस आर सेम और यहां पर एरियल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, और जहां हमें एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस मिलेगा उन्हीं को फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह ट्रीट कर पाएंगे। सो दीज कंपाउंड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बट इस केस में अगर बात की जाए तो इन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट नहीं कर पाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में है? तो इस तरह से इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि in case of accumulated polyene we can have two types of geometry. In one of the geometry the compounds have units on terminals in same plane, while in second geometry the units present on terminals of the compound, terminal carbon atoms of the compound will be in same plane. Units in perpendicular plane, units in same plane. क्या अब आपको ये समझ में आ रहा है in which case geometrical isomerism is possible? Case 1, case 2, both or none? तो आंसर है case 2। अगर यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में है तो वहां पर हम उस तरह की क्यूमुलेटेड पॉलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन क्यूमुलेटेड पॉलीन की बात की जाए जिनमें टर्मिनल कार्बन एटम्स पर यूनिट सेम प्लेन में है, तो उन कंपाउंड्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर पाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? और यूनिट्स हमें परपेंडिकुलर प्लेन में मिलेगी या सेम प्लेन में मिलेगी, तो वो तो आप सिंपली नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से चेक कर सकते हैं। अगर कार्बन चेन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर है तो यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी, और अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड नंबर है तो फिर यूनिट्स सेम प्लेन में होंगी। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम क्या चाहेंगे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड इट बी इवन नंबर और ऑड नंबर? इट शुड बी ऑड नंबर, क्योंकि इवन नंबर वाले केस में यूनिट्स परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी, और उस केस में फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड अगर हमें दिया जाए क्यूमुलेटेड पॉलीन, और इसमें अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करना है तो चेक करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या मैं कह सकता हूं क्यूमुलेटेड पॉलीन में अगर आपको जीआई चेक करना है तो सबसे पहले तो हमें ज्योमेट्री चेक करना होगा कि दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स की जो यूनिट्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर या सेम प्लेन? आंसर है सेम प्लेन में होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में ही क्यूमुलेटेड पॉलीन में हम जीआई की बात कर पाएंगे। ध्यान देना, इस केस में तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर पाएंगे, लेकिन इस केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? सेम प्लेन में होनी चाहिए, और उसके लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। जरा यहां पर हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं यूनिट्स आर इन द सेम प्लेन। तो क्या मैं कह सकता हूं यूनिट्स अगर सेम प्लेन में है तो फिर तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या हम कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल शो जीआई? बोलो यस और नो। देखो आंसर है नो, क्योंकि आप ध्यान देना, although units on terminal carbon atoms are in the same plane, this compound belongs to this geometry. ध्यान देना, this compound belongs to this geometry, but still this compound cannot show geometrical isomerism. प्रॉब्लम क्या है? जब यूनिट्स हमें सेम प्लेन में मिल रही है फिर भी ये कंपाउंड ये क्यों नहीं शो कर पा रहा है? क्योंकि जरा देखो, जब इस कंपाउंड में हम सिस्टम सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिस्टम के लिए कौन से कार्बन एटम सेलेक्ट करेंगे? दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स। देखो यहां पर जब हम सिस्टम सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर सिस्टम हो जाएगा C1 and C8. This set of atoms will be selected as a
सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जीआई, देखो यहां पर सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर आप कह सकते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए, तो आप देखो इस टर्मिनल की दो यूनिट्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन इस टर्मिनल की दो यूनिट्स डिफरेंट नहीं है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं यूनिट्स आर सेम, और आप सोचिए अगर यूनिट सेम हो गई, अगर एक भी टर्मिनल पर सिस्टम के एक भी टर्मिनल पर अगर यूनिट सेम हो जाए, तो फिर तो ये तो हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि ऐसे केस में कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। सो दिस कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप सोचिए इन सारे एग्जांपल्स को, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, इन सारे कंपाउंड्स को, एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए अगर हम क्यूमुलेटेड पॉलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन की बात करें तो क्या कंडीशन बननी चाहिए? आप खुद सोचिए। इन एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए अगर आप क्यूमुलेटेड पॉलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बनाना चाहें तो आप खुद बना सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीन इज पॉसिबल when units on terminal carbon atoms are in same plane and units on terminal carbon atoms are individually different। क्या पॉइंट समझ में आया? एक तो हम चाहेंगे कि यूनिट्स दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स पर सेम प्लेन में होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, सेम प्लेन में होना चाहिए, और साथ में यूनिट्स दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स पर इंडिविजुअली डिफरेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी टर्मिनल कार्बन एटम पर यूनिट सेम हो गई तो उस कंडीशन में भी हम जीआई की बात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं कंडीशन इस पे लिखता हूं, देखो those cumulated pollen in which units on terminal carbon atoms are in same plane and are individually different show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये कंडीशन समझ में आ गई? तो इन सारे केसेस को माइंड में रखते हुए अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं क्यूमुलेटेड पॉलीन में, तो आप कह सकते हैं दोस क्यूमुलेटेड पॉलीन्स इन विच यूनिट्स ऑन टर्मिनल कार्बन एटम्स आर इन द सेम प्लेन। एक तो ये होना चाहिए, एंड यूनिट्स ऑन टर्मिनल कार्बन एटम्स आर इंडिविजुअली डिफरेंट, द कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीन। अब इसके बाद में हमें जो लास्ट सिस्टम डिस्कस करना है, टोटल 9 सिस्टम्स मैंने आपको लिखवाए थे, तो जो लास्ट सिस्टम हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पॉलीफिनाइल। और पॉलीफिनाइल में भी देखो, जैसे मैंने आपको क्यूमुलेटेड पॉलीन में आपको पहले ये बताया कि क्यूमुलेटेड पॉलीन्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया क्यूमुलेटेड पॉलीन्स की ज्योमेट्री क्या होती है, और फिर हमने डिस्कस किया क्यूमुलेटेड पॉलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह से पॉलीफिनाइल में भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा पॉलीफिनाइल सिस्टम क्या होता है, पॉलीफिनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ पॉलीफिनाइल्स, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीफिनाइल्स। तो बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि जो पॉलीफिनाइल वाला सिस्टम होगा, पॉलीफिनाइल वाला जो केस होगा वो उसी तरह से सीक्वेंस में डिस्कस होगा जैसा हमने क्यूमुलेटेड पॉलीन को डिस्कस किया है। पहले पॉलीफिनाइल का कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैटेगरी आपको मैं समझाऊंगा, फिर पॉलीफिनाइल्स की ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे, और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे, राइट।